नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे थे, आज अध्याय 4 को पढ़ेंगे। इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अध्याय 1, 2 और 3 का क्लास हो गई है। आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। तो क्या देखते हैं, अध्याय 4 क्या है? आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना, अध्याय 4 का नाम है। इसमें देखते हैं ये क्या है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया। कब? 1895 में। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकुओं का अर्थ है बाहरी लोगों की गुलामी को आज़ाद कराने के लिए भेजा है। बिरसा यह खुद ये ऐलान किया था कि इन्हें गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा गया। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। कौन? बिरसा, जो नाम के आदमी थे। सबको लग रहा था कि यह भगवान है और यह हमारी समस्याओं को दूर करने आया है। आगे देखते हैं क्या है। बिरसा का जन्म, इनके बारे में देखते हैं। बिरसा मुंडा कौन है? तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी कौन? संथाल और उरांव भी शामिल थे। यानी जो बिरसा एक मुंडा परिवार से थे, लेकिन इनके जो समर्थक थे उसमें आदिवासी, संथाल और उरांव भी इनके समर्थक थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आगे क्या है? आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यानी आजीविका को भी दिक्कत हो रही थी, जीवन चलाने में भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? यानी दीकू का अर्थ है बाहरी लोग। तो बिरसा इन्हीं समस्याओं को दूर करना चाहता जो बाहरी लोग थे। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम कुछ सवालों पर विचार करेंगे। यानी आदिवासियों का जीवन कैसे बदल रहा था, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। देखते हैं इसमें। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। यानी जो कबीलों के रीति रिवाज थे, वो जो ब्राह्मण का रीति रिवाज है, उनके रीति रिवाजों से इनका रीति रिवाज अलग था। इन समाजों में गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। यानी उसमें ऐसे सामाजिक जो भेद दिखाई देता है जातियों के आधारित पर, वैसा इन कबीलों में नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते। कुटुंब यानी परिवार के बंधन, जैसे परिवार बंधे रहते वैसे रहते थे। लेकिन इनका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। इसका यह भी मतलब नहीं था, कुछ फर्क था। आदिवासी आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। इसमें देखते हैं आगे क्या है। ये चित्र किसका है, देख लेते हैं चित्र। तो ये चित्र है उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी पार कर रही हैं। ये चित्र दिखाया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जनजाति समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में, कब? 19वीं सदी में देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों की तरह तरह गतिविधियों में सक्रिय थे। आदिवासी झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। झूम खेती कैसे किया जाता था और क्या है। तो उसमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे।
झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, यानी झूम खेती का एक और नाम है घुमंतू खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, यानी इस झूम खेती जो है वो जंगलों में होती थी, और जहाँ पे छोटे छोटे भूखंड थे उन्हीं को काट करके बनाया जाता था। ये लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, यानी जंगल जो है इतना घना था कि धूप नीचे नहीं आ पा रही, तो पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे ताकि ज़मीन पर धूप आ सके। ज़मीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे, यानी जो जंगल के घास थे उसको जला देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे, यानी जो जल के राख हुआ है उसको खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। उस राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हड़ों से पेड़ को काटते थे, कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से ज़मीन के ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय बस उन्हें खेत में बिखर देते थे, यानी खेत की जुताई नहीं करते थे, उसी प्रकार से ही बीज में खेत में जो है बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी फसल के लिए दूसरी जगह चल देते थे, यानी एक जगह पे एक ही बार फसल करते थे, उसके बाद दूसरी जगह चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल पड़ती रहती थी, यानी एक बार उस जगह पे खेती करने के बाद उस ज़मीन को छोड़ देते थे और वो ज़मीन कई साल पड़ती ही रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे, यानी पूर्वोत्तर के साइड में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थे, यानी ये जंगल में ही निवास करते थे, जंगल में ही रहते थे, उन्हीं से ही फसल उगाते थे और जंगल में जो और खाने को मिलते थे फल फूल ये सब भी खाते थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे, यानी झूम खेती एक बार जहाँ खेती कर देते थे वहाँ पर खेत पड़ती रहता था कई सालों तक, उसके बाद दूसरी जगह, तो ऐसे ही काट काट के हर जगह घूमते हुए वहाँ के किसान जो है जो घुमंतू आदिवासी थे वो खेती किया करते थे। आगे देखते हैं क्या है, इसमें देख लेते हैं परती किसको कहते हैं। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसको मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, यानी परती का मतलब है कि एक बार बोने के बाद उसको कुछ साल के लिए छोड़ दी जाती है और उस मिट्टी दोबारा उपजाऊ बन जाए। और साल क्या है, साल एक वृक्ष का नाम है। और महुआ का आप लोग तो जानते होंगे, एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए भी महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, यानी आदिवासी जो है पशुओं का शिकार भी करते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे, यानी जंगल से ही उनको जानवरों की ये सब जो है और ज़रूरी भी मानते थे कि जंगल रहेगा तो ही हम लोग यहाँ खा पीएंगे, पशुओं का शिकार कर पाएंगे। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोंड समुदाय कहाँ पर था, कहाँ पे है। तो खोंड समुदाय के रहने वाले जो हैं उड़ीसा के रहने, इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट सकते थे, यानी एक ग्रुप बना के चलते थे और जो शिकार हो जाता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे, यानी जंगल से जो फल और जड़ मिलते थे वे खाते। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए। इलाज के लिए वे सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे, यानी वहाँ पे जो इकट्ठा चीज़ है उसको स्थानीय जो बाज़ार थे वहाँ पे बेच आते थे। आगे क्या है, जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, यानी कि बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए
कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी खोंड समुदाय कुसुम और पलाश के फूलों के ये सब जो ज़रूरत को खोंड समुदाय के लोग ही पूरा करते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। यानी कोई चीज़ ले करके कोई चीज़ दे करके एक दूसरे को मिल जाता था। आगे क्या है? वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें कई ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। यानी अगल बगल जो गांव थे उसमें नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कोई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उसमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। यानी जो मध्य भारत के जो आदिवासी समुदाय बैगा थे वो औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगलों की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बातें थी। यानी जो बैगा जनजाति थी वो मजदूरी दूसरे की नहीं करना चाहती थी, वो इसके लिए अपना अपमान समझते थे। आगे देखते हैं इसमें क्या है। मैप के पहले इसमें देख ले रहे हैं ये चित्र क्या है। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तले बनाए जाते हैं। यानी पत्तल बनाने के लिए जो है जनजाति वहाँ के लोग ये सब पत्तियां लेके जा रही हैं। आगे देखते हैं क्या है इस मैप में क्या दिया है। देखिए मैप में आप देख सकते हैं किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति हैं आदिवासी। देखिए सहरिया भील ये सब जो है राजस्थान है। वान गुज्जर्स राठवा ये सब जो है गुजरात के क्षेत्र में है। और पैगास बंजारा और गोंड ये सब जनजाति मध्य प्रदेश की है। और बंजारा महाराष्ट्र में भी है। कोया बंजारा और गोंड आंध्र प्रदेश में भी है। और उड़ीसा में है पराजा बोंडा कंडा कोया सरोवा और खोंड जनजाति फेमस है। खोंड उड़ीसा की ये सब जो है। आगे झारखंड में है संथाल मुंडा उरांव ये सब जो है संथाल जनजाति ये सब जो है झारखंड में भी है। आगे क्या है असम में है खासी, नागालैंड में नागा और अरुणाचल प्रदेश में अपाटनी निसी। आगे क्या है जम्मू कश्मीर में कौन सा है गुड्डी गुज्जर जो है ये सब। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में जो है भोटिया जनजाति है। आगे क्या है रियांग जो है ये भी त्रिपुरा के साइड रियांग जनजाति है। और हजंग जो है ये बंगाल को ले सकते हैं कि बंगाल और जो अभी बांग्लादेश है इस क्षेत्र में हजंग जनजाति थी। सब इतना है। नीचे क्या है केरल साइड में है माला और इरुवल जनजाति थी। और जारवा एक जनजाति है। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है अब हम आगे देखते हैं भारत में कुछ आदिवासी इलाकों का है। यही था इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी जनजाति है। आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया था। हाँ ये मजदूरी करके बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। यह मजदूरी नहीं करना चाह रहे थे दूसरे की। आगे देखते हैं जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी यानी जो अगल बगल पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों महाजनों पर आश्रित हो जाने थे। यानी खरीद फरोख्त करने के लिए वो व्यापारी और महाजनों से भी मिलते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। यानी जो है व्यापारी बहुत महंगे कीमत पर बेचा करते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। यानी जो महाजन थे वो ब्याज पे पैसे लेते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल लिए। यानी इतना ज़्यादा ब्याज लेते थे। इन सब के बाज़ार में जो चीज़ें मिलती थी वो भी बहुत महंगी मिलती थी। इन सब के वजह से
कर्ज और गरीबी में आदिवासी लोग को ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानते थे कि इन्हीं की वजह से हम लोगों की आज ये स्थिति हुई है, कर्ज में इतने हम लोग डूब गए हैं। आगे देखते हैं क्या है। कुछ जानवर पालते थे, यानी आदिवासियों के बारे में क्या है कि बहुत सारे आदिवासी समूह बनाकर जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे, यानी भेड़ियों को यहाँ से वहाँ लेकर जाते थे। जब वे एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे, यानी घूमते रहते थे कि जहाँ का घास खत्म हो गया वहाँ से दूसरे जगह चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, यानी वन गुज्जर कहाँ पे है, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले, और आंध्र प्रदेश के लवाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय, कुल्लू मनाली कहाँ है आज के समय में, तो हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू के गद्दी समुदाय, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि गद्दी जनजाति कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, यानी कश्मीर में क्या है, बकरवाल जनजाति थी जो आदिवासी, और गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लास 9th की जो बुक में है इसके बारे में और डिटेल से जनजाति के बारे में मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। इसके पहले क्या था, सब पूरा हो गया ना। हाँ, आगे देखते हैं इसमें। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का क्या वक्त है इसमें। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी जैसी नहीं होती थी, समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासी और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम बंटवारे से चलती थी, यानी सबका काम बटा हुआ था। आदिवासी शिकारी मर्द और औरतों के काम भी बटा हुआ था अलग अलग। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने, कौन, वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड जनजाति कहाँ पे थी, तो उड़ीसा में, यानी इतने के दशकों तक भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। कौन, वेरियर एल्विन। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है कि यानी उस समय कैसे काम चलता था। वे लिखते हैं क्या है इसमें, चैत में औरतें, चैत मतलब लगभग मार्च का महीना बोल सकते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूणों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चाँद के समय पूर्व से शुरू हो जाता था। शिकार के लिए बाँस के फंदों का इस्तेमाल करते थे, यानी शिकार करने के लिए बाँस के फंदों का। औरतें सागो, इमली, मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी, जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी, या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, यानी मध्य भारत में जो है बैगाओं जो जनजाति थी वो शिकारी के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी। आदिवासी शिकार पर जाते रहते थे, आदिवासी नहीं, आदमी जो है शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। हिंदी महीनों के नाम है, आप लोग जान सकते हैं कि हिंदी के महीने कैसे कैसे चलते हैं। आप लोग इसके बारे में देख लीजिए कौन सा महीना हिंदी का और अंग्रेजी का कौन सा महीना है।
आगे क्या लिखा है, अगहन, अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में, अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, यानी उसको साफ किया जाता था, फटका जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष बड़े बेवड़ की तरफ चलते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीवन की मुख्य गतिविधि होती थी। आगे क्या है इसमें, यह चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था। यानी यह चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी और कुछ की नहीं भी होती थी, तो अगले के लिए समय मिल जाता था। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। बेवड़ों यानी एक कोई झोपड़ी की तरह मान सकते हैं, जिसमें वो रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। वैरियर एल्विन द्वारा लिखित क्या है, क्या लिखे हैं, वैरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड्स, वैरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित क्या है, आगे इसमें क्या है, आधारित है। इसमें क्या है, चित्र क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लकड़ी, बिहार का है, 1946 बिहार में 1946 में ये जो है संथाल जनजाति की लड़की है। इसमें क्या, बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। यानी बच्चे भी इकट्ठा सामान करने के लिए अपने माँओं के साथ जंगल में जाते थे। गतिविधि क्या है, बैगा औरतें और मर्द जो काम करते थे उनको ध्यान से पढ़ें, क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है, उनके कामों में क्या फ़र्क है, गतिविधि। आगे देखते हैं इसमें क्या है, बेवड़ क्या होते हैं। देखिए, मध्य में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द जो बेवड़ उसको है, जो घुमंतू खेती करने वाले थे उनको बेवड़ बोला जाता है। आगे क्या है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करते थे। कब, 19वीं सदी से पहले। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। यानी पूरे कबीले की संपत्ति होती थी ज़मीन। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। यानी ज़मीन पर जो है सबको बराबर हक मिला होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके अनुयायी भी बन जाते थे। यानी कुछ लोग उसमें ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी दूसरे को दे देते थे खेती करने के लिए। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे क्या है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जो जनजाति है जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अंग्रेज अफसरों को जो है गोंड और जो संथाल जनजाति थी ये और लोगों की जनजाति की अपेक्षा इनको ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। यानी जो जंगल में रहने वाला था उसको बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। आगे क्या है, तो बस इतना ही था। अगला एक पार्ट इसका और होगा क्लास 4th का, अध्याय 4th का जो है क्लास 8 की जो बुक है NCERT के चल रही है, तो इसका हम एक पार्ट और भी आगे पढ़ेंगे। ये अध्याय 4 का जो है पहला पार्ट था, एक और पार्ट पढ़ेंगे, उसमें अध्याय 4 को हम समाप्त कर देंगे। कैसा लगा आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके
ज़रूर बताइए कि कैसी लगी क्लास। चैनल पे पहली बार आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।